Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday and day before yesterday, we were making the discussion about the chapter number 3rd, that was accounting principles. ठीक है, हम जो चैप्टर नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो आपने इसमें देखा था कि आपके कुछ कन्वेंशंस थी और कुछ आपके कंसेप्ट थे। तो आपके कंसेप्ट तो वो होते हैं दैट आर अथराइज बाय द लॉ एंड दैट आर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड दैट आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द ऑल द अकाउंटेंट ऑफ द वर्ल्ड। वो सारे के सारे थे। उसमें आपके जो है, मैंने कल भी लिखा था और आज मैं दोबारा से फिर लिख देता हूँ कि वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला आपका जो कंसेप्ट था वो था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये सबसे ज़रूरी कंसेप्ट हैं, इसीलिए मैं बार बार इनको आपको जो बता रहा हूँ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इनको हम कंसेप्ट कहें, प्रिंसिपल्स कहें, पोस्टिकल्स कहें, कुछ भी कहें, यानी इनका सभी का सिनोनिमस यही है। पहला गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। दूसरा आपके पास में था वो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये था कि वी रिकॉर्ड ओनली, वी कैन प्रिपेयर द अकाउंट ओनली दोज businesses which will run for a long period. If we do the business for 1 or 2 days or 1 or 2 months, then accounts cannot be prepared. दूसरा consistency concept means we will make the consistency in the account throughout the many years. Means the assumptions we have made first time that will be रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। जैसे कि डेप्रिसिएशन हमने कौन से मेथड से चार्ज करना है वो सालों साल चलता रहेगा। थर्ड आपके पास में एक्यूरल कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट मीन्स आपका यू विल रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स व्हेन दे टेक प्लेस, दैट मे बी ऑन क्रेडिट और दैट मे बी इन कैश। तो आपका एक एक्यूरल कंसेप्ट था, एक आपका कैश कंसेप्ट था। कैश कंसेप्ट में केवल पैसा आता वही रिकॉर्ड करते थे। एक्यूरल कंसेप्ट में आपका पैसा आए या ना आए, ट्रांजैक्शन होगी तो ही हम उसकी एंट्री करते हैं। तो ये थ्री अकाउंटिंग, ये थ्री कंसेप्ट्स हैं, ये AS1 में अथराइज हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर इसको अथराइजेशन में दी हुई जरूरी है। कुछ अदर कंसेप्ट हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि वी ट्रीट बिजनेस एज ए सेपरेट एंटिटी, मीन्स बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। व्हेन बिजनेसमैन इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस देन इट इज कॉल्ड एज कैपिटल, and when he withdraws the money for his personal use then it is called as drawing. Means even the owner does some transaction with the business, that is also recorded. Means business and businessman are not a same one. तो ये हमारा है। और फिफ्थ आपके पास में है दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। money measurement concept means only those things can be recorded, those things can be records which are of financial nature, which can be measured in terms of money. Just like if there is a quarrel between X and Y manager, it cannot be recorded into the business because there is no money transaction here, means there is no money measurement. अगर उनसे चाहे कितना प्रॉफिट और लॉस हो, हम उस बात को इग्नोर हो जाएगी, हम नहीं देख सकते उनको। सिक्स्थ इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग
accounting period concept. Accounting period concept means we find out the final result after a certain time. Means there must be minimum 1 year time. कम से कम 1 साल का टाइम होना चाहिए. That may be the financial year or that may be the calendar year. And seventh is cost concept or historical concept. Cost concept or historical concept or historical concept. Cost concept or historical concept means we record any asset or any liability on the actual cost we have paid, or can say we will record the value of the asset when they are purchased and they this value keep for the next coming years. Means एक बार आपने जिस समय खरीदी थी उस समय इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं. Eighth is dual aspect. Dual aspect. Dual aspect means in every transaction at least two accounts will be affected. That may be asset or liability, that may be income or expenditure, that may anything. Means minimum two accounts will be affected there. And next is revenue recognition. Revenue recognition. Ninth is revenue recognition. Revenue recognition means when any transaction take place, we will recognize that immediately. अगर आपका कोई भी रेवेन्यू टेक प्लेस करता है, चाहे वो एक्सपेंडिचर टेक प्लेस करता है, हम उसको उसी समय ही हम उसको जो है रेवेन्यू मान लेंगे या एक्सपेंस मान लेंगे. नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट. 10th इज matching concept. Matching concept means we match the income with expenditure, means revenue with the expenditure. If the revenue will be high, expenditure is less, then there will be profit. If the expenditure is high and revenue is less, then there will be profit. And last is objectivity concept. Objectivity concept. Objectivity concept says we record all the assets or liabilities in a unbiased manner and on a verifiable stage. Means we keep the account for a certain objective, not for the window duration. तो ये तो आपके पास ही हो गए थे जी. हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या अकाउंटिंग अजम्पशंस. नेक्स्ट हम कर रहे थे वो हमने जो कल स्टार्ट किया था दैट वाज अकाउंटिंग कन्वेंशन. ठीक है. तो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो तो आपके 3 प्रकार के हैं. तो जो आपका सेकंड टाइप जो मैंने बोला था अकाउंटिंग कन्वेंशन. अकाउंटिंग कन्वेंशन पहले वाले थे कंसेप्ट, ये आपके कन्वेंशन. कन्वेंशन क्या होता है कि कन्वेंशन होता है कोई परंपरा कि परंपरा, जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली वे हम जो क्रैकल का यूज़ करते हैं. ठीक है. और हम होली के ऊपर जो है रंगों का यूज़ करते हैं. शादियों के अंदर हम गीत गाते हैं या डांस करते हैं. तो वो एक परंपरा है. तो इसी प्रकार कुछ परंपराएं हैं जिनको ऐसा तो नहीं कि कुछ बोला जाता हो कि आपने फॉलो करना है, पर ये हम नॉर्मली फॉलो करते हैं. तो कौन से हैं? पहला कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर होता है किसी चीज़ को बताना. ठीक है. तो ये आपका कन्वेंशन ये कहता है
कि वी मस्ट inform all the economic affair in the books of account means we should nothing conceal anything into the account क्योंकि आपके जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं या इंटरनल यूजर्स हैं दे बिलीव ओनली ऑन योर बुक ऑफ अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट मीन्स है आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपकी बैलेंस शीट आपके कैश फ्लो आपकी फंड फ्लो दे बिलीव ऑन दैट बुक्स इफ यू विल conceal something, then it will be a betrayal or cheating with the other parties. So this is the convention that full disclosure should be given कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और जो उनका इफेक्ट जो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे आता है वो सारी की सारी आप चीज़ें उन्हें दिखानी चाहिए और इसके लिए हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें आपका फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है ठीक है तो आपका बैलेंस शीट का प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आपकी लगभग सारी चीज़ें जो डिस्क्लोज हो जाती हैं यानी डिस्क्लोज का लिए कि आपने वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शुड बी पब्लिश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट बिलोंग्स टू एनी टाइप ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन थी ऑनर है मैनेजमेंट है डेटर्स हैं क्रेडिटर्स हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं आपके टैक्स अथॉरिटीज़ हैं आपके स्टूडेंट्स हैं आपके स्कॉलर्स हैं ठीक है आपके एम्प्लॉइज़ हैं तो इंटरेस्टेड पार्टीज थी उन सभी के लिए वो सारी सूचनाएं मिलनी चाहिए आप कहते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती पूरी तो हम उनको क्या करते हैं फुट नोट के नीचे दिखा देते हैं कि वी रिकॉर्ड दैम अंडर अ फुट नोट जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि फुट नोट कैसे लिखा जाता है कि अगर आप बैलेंस शीट जैसे कि अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की थी तो बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी तो उस समय आपने एसेट्स एक साइड में लिखी थी और लायबिलिटीज जो वो एक साइड में आपने लिखी थी तो आपने कुछ इस प्रकार से जो है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी ठीक है तो ये आपके पास में थी बैलेंस शीट ये आपकी थी लायबिलिटी साइड और ये आपकी है एसेट साइड अब इसमें आपने लैंड है एसेट हो गई बिल्डिंग है ठीक है आपकी कार है आपका कैश है आपका बैंक है ये सारे के सारे फिगर आप यहाँ लिखते गए ठीक है और इधर आपने लायबिलिटीज लिखी यानी आपकी कैपिटल है ठीक है उसी प्रकार से आपके क्रेडिटर्स हैं आपके इसी प्रकार से बैंक लोन है ठीक है आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये चीज़ें आपने यहाँ नोट की ये इन्फॉर्मेशन तो आपकी पूरी है पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है दैट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन दिस बैलेंस शीट you know very well you want to give the information but there is no any system to publish them कौन से हो सकते हैं जैसे कि कंटीजेंट लायबिलिटी अब कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि संभावित दायित्व सपोज if a court case is pending against your firm and in the court case somebody has made a claim that he should pay 2 lakh rupees as a compensation but this court case is pending in the court still today अब कल को कोर्ट क्या फैसला दे दें कि अगर कोर्ट कह दे कि हाँ जी उनको 2 लाख रुपए दे दो तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी यहाँ लिख देते इस जगह कोर्ट केस लायबिलिटी और अभी डिसाइड नहीं है और अगर आपने किसी भी केस का रखा है वहाँ से पैसे मिलने हैं और कोर्ट डिसाइड कर देता हम एसेट में ले देते अब ना तो वो एसेट वाला डिसाइड ना लायबिलिटी वाला फिर हम क्या करें तो हम यहाँ पर जो है ये नीचे फुट के अंदर एक नोट लिख देंगे तो नोट लिखेंगे नोट में आपका है कंटीजेंट कोर्ट केस पेंडिंग कोर्ट केस फॉर रुपीज़ 2 लाख पेंडिंग ठीक है नीचे बैलेंस शीट लिख देंगे ताकि आपके जो भी फाइनेंशियल यूजर्स हैं वो इनको पढ़ करके ध्यान कर लें कि कोर्ट केस किस चीज़ का है तो आपका फुल डिस्क्लोजर हो जाएगा इसी प्रकार से हम कहते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है दैट हैज रिमेन विद यू एट द एंड ऑफ द ईयर देयर कुड बी 2 टाइप ऑफ द वैल्यूज फर्स्ट इज द एक्चुअल वैल्यू या बुक वैल्यू जिसको बोलते हैं जितने में आपने स्टॉक खरीदा वो बुक वैल्यू है सेकंड इज मार्केट वैल्यू हो सकता है कि आपने जो स्टॉक खरीदा था 10,000 का था
आज उसकी कॉस्ट 15,000 हो गई है, ठीक है। अब कौन सी कॉस्ट लें, आप बुक वैल्यू को लें या मार्केट वैल्यू को लें, तो वो भी आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ तो आप नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, नीचे ही आप लिखोगे कि स्टॉक इज टेकन एट ए बुक वैल्यू और विच एवरेज लेस, कि हम जो है नॉर्मली ये प्रैक्टिस में लेते हैं कि जिसकी भी कीमत कम है वही वैल्यू हम यहाँ पर स्टॉक की जगह लिखते हैं। जैसे कि हमने स्टॉक जो हमारे एसेट है, तो स्टॉक हमने ले लिया, अब ये स्टॉक किस वैल्यू पे, तो एक स्टार लगा देंगे नीचे और नीचे लिख देंगे कि स्टॉक इज टेकन द वैल्यू विच इज़ अवर लेस, जो आपको कम है उसी पे स्टॉक दिया गया है, ठीक है जी। और इसी प्रकार से आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी इन्वेस्टमेंट का ना आपने कहीं पर पैसे जमा करवा रखे हैं, कहीं पर शेयरों में पैसे लगा रखे हैं या कहीं और कहीं पर आपने पैसे लगा रखे हैं। अब उन पैसों के जो है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी ठीक उसी प्रकार से दो वैल्यू है, एक तो है आपकी कॉस्ट और एक है मार्केट वैल्यू। आपने शेयर लिए थे 1 लाख के, आज उन शेयरों के रेट काफ़ी ज़्यादा चढ़ गए, वो 2 लाख के हो गए। अब 2 लाख के हो गए तो इसका ये हुआ कि आप उनको एसेट साइड में 2 लाख दिखाएं या 1 लाख दिखाएं, पता नहीं है। पर उसी में ये लगता है रूल कि विच एवरेज लेस, जो आपका कम हो उसी को हम लेके चलते हैं। हाँ, आगे शो जरूर कर सकते हैं ब्रैकेट में कि इस की वैल्यू जो आज इतनी हो चुकी है। तो ये आपका कहलाता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। ये फुल डिस्क्लोजर का आपका कन्वेंशन मैंने आपको बताया था, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि सारी जगह ऐसा होता है। और नेक्स्ट आपके पास में है, वो आपका है जी कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी ये प्रिंसिपल ठीक है, पहले वाले प्रिंसिपल के अगेंस्ट दिखाई देगा आपको। कैसे दिखाई देगा कि ये आपका जो मेटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप केवल उन्हीं चीज़ों को ही डिस्क्लोज करोगे या फुल डिस्क्लोजर करोगे जिनकी यूज़र को ज़रूरत है। जिन चीज़ों की यूज़र को ज़रूरत नहीं है तो हमने उन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि आपके जो है जो चीज़ें लगता है कि बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए तो दिखानी होंगी, वरना तो नहीं होंगी। अब कुछ मेटेरियलिटी की चीज़ें जो है एक बिजनेस के लिए तो वो वो चीज़ मटेरियल है, दूसरी चीज़ के लिए उस चीज़ का कोई महत्व नहीं, कोई मैटर नहीं है। कि जैसे अगर मान लो एक किसी की छोटी दुकान है जो स्कूटर रिपेयर का काम करती है या कोई ट्रैक्टर रिपेयर का काम करती है, उसके पास में जो टूल्स हैं, छोटे मोटे टूल्स हैं, वो बैलेंस शीट में ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि उसको हो सकता है कि 1 लाख रुपए के टूल पड़े हों, तो उनके लिए तो वो चीज़ मैटर करती है। पर एस्कॉर्ट जैसी बड़ी कंपनी है जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए के ट्रैक्टर्स बनते हैं या दूसरे व्हीकल्स बनते हैं, तो वहाँ पर 1-2 लाख के टूलों का कोई मैटर नहीं है, उनको यहाँ बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है। उनको तो अपना रॉ मटेरियल ही या ट्रैक्टर हैं या वो मशीनें जो बनाते हैं उनको दिखाने की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका मेटेरियलिटी का ये कहता है कि अगर कुछ चीज़ें जो किसी बिजनेस के लिए मैटर करती हैं वो तो हम यहाँ रखेंगे, और जो मैटर नहीं करती उनको हमें यहाँ पर अकाउंट्स में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला आपका था फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में कह रहा है कि हर चीज़ बता दो, और मेटेरियलिटी में कह रहा है कि नहीं, हर चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, जो काम की बातें वही बताओ। अब लग तो एक दूसरे के खिलाफ रहा है, पर यहाँ पर ये मतलब है कि यहाँ पर जिन चीज़ों की वैल्यू दिखाई देती किसी बिजनेस के लिए तो मेटेरियलिटी, वरना तो नहीं है। अब स्कूल में जैसे चौक जो हैं वो आपके थोक के भाव में पड़े होते हैं, तो स्कूल में चौकों की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और अगर कोई बच्चा जिसके पास 2 चौक स्कूल से वो उठा के लेके गया था, अब उसमें से कोई एक चौक उसका भाई या दीदी उससे ले ले, तो उसके लिए तो चौक बहुत मैटर करता है कि वो 2 ही चौक, 2 में से एक उसने पिकअप कर लिया। तो यहाँ पर देखो कि एक जगह उस चीज़ का मैटर है, दूसरी जगह उस चीज़ का कोई मैटर नहीं है। तो ये आपका कहलाता है कंसेप्ट कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। एंड थर्ड है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये रूल बहुत बार बार काम आएगा। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म
कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म होता है रूढ़िवादी और प्रूडेंस होता है समझदारी का। ठीक है, कि कन्वेंशन ऑफ है कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादी रूल, और रूढ़िवादी होते हैं परंपराओं को मानते आ रहे हैं। ठीक है, और कन्वेंशन प्रूडेंस का मतलब समझदारी का नियम। तो आपका जो रूल ऑफ प्रूडेंस या रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन all anticipated loss should be recorded in the books of account, but all anticipated unrealized gain should be ignored। यानी ये कहता है कि ऐसा कोई भी लॉस जो आपको फ्यूचर में दिखाई देता है, यू शुड रिकॉर्ड एट दैट टाइम ओनली। कि आपको लगता है कि हाँ मैं लॉस हो सकता है, लॉस हुआ नहीं, हालांकि लॉस हो सकता था, आप उसी समय उसको लिख लो कि इट इज़ आर लॉस। जैसे कि अगर आपने माल जो उधार पे बेचा तो हमें मान के चलते हैं कि 2 to 5% बैड डेट्स आपके होते हैं, हालांकि बैड डेट्स ना भी हों, पर आपका रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म जो रूढ़िवादी रूल ये कहता है कि हाँ जी लॉस होता ही है, तो आप 5% या 2% तुरंत इसमें से लॉस दिखा दो। या प्रूडेंस का रूल कहता है, समझदारी रूल ये कहता है कि आप लॉस को पहले लॉस मान लो और प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट ना मानो जब तक आपको मिल ना जाए। ठीक है, यानी प्रॉफिट तभी मान लेंगे जब वो आपको मिल गया, और लॉस को तो तभी मान लेंगे जब वो लॉस हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है आपकी जो ओवर कॉन्फिडेंस है या हमको विंडो ड्रेसिंग वो नहीं हो पाएगी। तो ये आपका कहता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का रूल। जैसे कि ये कहता है, इसमें एक एग्जाम्पल इसमें तो एक दो दे रखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रिलायबल वैल्यू विच एवरेज लेस। कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपके मार्केट वैल्यू या आपके जो एक्चुअल वैल्यू है इनमें जो भी कम है उसी को मान लो। आपका जो है स्टॉक है 10,000 का, मार्केट वैल्यू आपकी 15,000 की है, तो रूल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि 50,000 रिसीव तो हुए नहीं है, कल को क्या पता मार्केट और नीचे गिर जाए, तो हम 10,000 लेंगे। यानी हम अभी प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानेंगे, चाहे भले हमें दिख रहा है कि इट विल सोल्ड आउट एट ए 15,000, बट वी विल रिकॉग्नाइज इट एज ए 10,000। सेम थिंग है अगर हम देखें इसी प्रकार से कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू क्रिएटेड इन स्पिरिट ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स, कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी एडवांस में बना लेते हैं कि एडवांस में क्या हो सकता है 5% मरेंगे, पर जरूरी नहीं कि मरें, और ना मरेंगे तो वेल एंड गुड, हम इनकम मान लेंगे, अगर मरेंगे तो लॉस ऑलरेडी मान लीजिए। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि आप अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मान लो आपका 20 इंस्टॉलमेंट देना था, एंड नाउ टुडे यू हैव पेड अप टू 5 इंस्टॉलमेंट ओनली। और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि जब 5 किस्तों के बाद ये कह दें कि भाई हमने बीमा नहीं करवाना, हमारे पैसे वापस कर दो, क्या 5 किस्तों के पैसे वापस मिल जाएंगे? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम उसके लिए एक सरेंडर वैल्यू रखते हैं। सरेंडर होता है हाथ खड़े कर देना, समर्पण कर देना, कि समर्पण वैल्यू रखते हैं कि अगर जिस बंदे ने पे 1 किस्त दी तो वापस कुछ नहीं मिलेगा, अगर 2 किस्तें बढ़ दी तो दोनों किस्तों का 10% मिल जाएगा सारा, अगर 3 बढ़ दी तो 30% मिल जाएगा, 4 बढ़ दी तो उसको 40% मिल जाएगा, 5 बढ़ दी तो 50% मिलेगा, बाकी 50% चले जाएंगे। तो यानी सरेंडर वैल्यू होगी जो कंपनी कहते हैं हम इतने वापस दे देंगे आपको, और एक्चुअल वैल्यू होती है जो आपने पे किया कंपनी में। तो ये कहता है कि सरेंडर वैल्यू को आप वैल्यू मानेंगे, क्योंकि हालांकि पॉलिसी आप पे कर रहे हैं, पर पॉलिसी पे करते हुए आप उसको नहीं मानेंगे, बल्कि आप उसको सरेंडर वैल्यू को ही हम लेते हैं, क्योंकि रूल ऑफ प्रूडेंस कहते हैं कि प्रॉफिट को प्रॉफिट तक ना मानो जब तक प्रॉफिट ना हो जाए। ठीक है, और प्रोविजन फॉर पेंडिंग द लॉ शूट अगेंस्ट द फर्म मे बी आइदर बी डिसाइडेड इन फेवर और नॉट। अब ये कहता है कि आपका इसी प्रकार से कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका भी इसी प्रकार से हो सकता है कि आपके पक्ष में आए या ना आए, तो आप उस लॉस को लॉस तभी मान लो कि भैया अगले ने केस कर रखा 2 लाख का, 2 लाख का लॉस पहले मान के चलिए। ठीक है, तो ये आपके थे कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का। अब इससे इफेक्ट क्या होगा, इसके बुरे इफेक्ट क्या होंगे? पहला तो आपका प्रॉफिट लॉस जो एक्चुअल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने पहले से लॉसों को ज़्यादा लॉस मान लिया। और दूसरा जो है बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड द ओवर स्टेटमेंट ऑफ द लायबिलिटीज इन कंपेरिजन टू एक्चुअल वैल्यूज़। और इसी प्रकार से एसेट्स उनकी वैल्यू गलत दिखाई जाएंगे और लायबिलिटीज की वैल्यू भी आपकी गलत ही होगी। ठीक है जी, तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कल आप बताइए कहाँ से रिविजन स्टार्ट करें, मैं फ़ोन अपनी तरफ कर रहा हूँ, फिर आप डिस्कस कर लेते हैं। कल हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें ये बताइए मेरे को।
हाँ जी, कल हम रिवीजन के लिए स्टार्ट करें